हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार क्लास 12 की इस नई क्लास में। जी हाँ, आज हम लोग नई क्लास पढ़ेंगे फिजिक्स की और फिजिक्स के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे इस नई क्लास का नया वीडियो। यानी यहाँ पर हम लोग चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोग सुन रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट से, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है, कोर्स भी हमें पूरा कराना है, तो स्पीड से हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं विद न्यूमेरिकल्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा, विद न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे चलेंगे। कोई भी हमारा क्वेश्चन आता है उसे न्यूमेरिकल सहित ही हम लोग कराने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, वे भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से होते हुए। यानी आपने 11 में पढ़ाई की है या नहीं की है, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। तो देखते हैं भाई, पहला चैप्टर वैसे हमारा कौन सा है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यानी हम लोग चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो हमारा चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। यानी कि विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, क्षेत्र तथा आवेश। अब देखो भाई, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा तरीका अपनाया और यहाँ पे हम लोगों ने बात की। भाई शुरू तो क्लास 10 से ये जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट भी किसके क्लियर करने होंगे, आवेश के। पहले हम आवेश के बारे समझते हैं, फिर हम चैप्टर के नेम के अंदर इंक्लूड होते हुए पूरी की पूरी फिजिक्स फर्स्ट को भी हम लोग देखने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आवेश। हम लोग आज सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, आवेश। यानी बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है, आवेश क्या है। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग इसी में अटक जाते हैं कि आवेश है क्या। तो याद रखिए, यहाँ पे हम पॉइंट पॉइंट क्लियर करेंगे और वहां से हम लोग जानेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट क्या हमारा बनता है। तो यहाँ पे हमने कह दिया भाई, पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमारा कहता है कि आवेश जो है वो किसी भी वस्तु का एक मूलभूत गुणधर्म। यानी कि आवेश एक क्या है, आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। अब देखो भाई, गुणधर्म तो समझ में आया, लेकिन भाई ये कौन सा वर्ड आ गया, मतलब ये तो हम लोगों ने पहली बार सुन लिया कि नहीं सुन लिया भाई। मूलभूत क्या है, तो याद रखना, मूलभूत हमारा क्या है, जो वस्तु के पास पहले से ही होता है लेकिन हम लोग उसे जान नहीं पाते, यानी हम उसे पहचान ही नहीं पाते कि वस्तु के पास पहले से था। एग्जाम्पल आप लोगों को समझना है, तो जैसे ठंडियों के दिनों में क्या होता है, आप लोग कुर्सी में बैठे हो या गर्मियों के दिनों में मान लो, अब कुर्सी पे आपने क्या किया, आपने अपने कपड़े से कुर्सी को क्या किया, थोड़ा सा रगड़ दिया। रगड़ने पर आप देखते क्या हो, यदि उसके पास आप हाथ को ले जाते हो तो हाथ के जो रोए हैं वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यानी उसके पास आवेश है, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं जान पा रहे थे कि उस कुर्सी में भी क्या है, आवेश है। अब इसी तरह आवेश यानी इस मूलभूत का मतलब क्या है, जो वस्तु के पास पहले से ही उपस्थित होता है। क्या है, वस्तु के पास पहले से ही उपस्थित, पहले से ही उपस्थित हो। ठीक है भाई, कोई हमें दिक्कत नहीं। जो चीज पहले से उपस्थित होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूलभूत। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है। कब वो चुंबकीय क्षेत्र करेगा, कब वो विद्युत क्षेत्र करेगा, ये भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब हमने कह दिया कि जो आवेश है वो दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश कितने प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है, दो प्रकार। पहला हमारा कौन सा है, तो आवेश हमारा कैसा उत्पन्न करेगा भाई,
वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा। और यदि दूसरा हम देखें तो दूसरा हमारा है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा। अब यदि हमने कह दिया यदि आवेश कब हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और आवेश कब हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये बात हमें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पूरे चैप्टर का बेस है। हम लोग इसे समझ गए तो आसानी से हम लोग इस पूरे चैप्टर का फ्लो खत्म कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे हमने सिंपल सी सिचुएशन में देख क्या लिया कि आवेश दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा? जब आवेश क्या होगा? स्थिर होगा। जब आवेश कैसा होगा? स्थिर होगा, तो वह अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। लेकिन हमने कह दिया जब आवेश क्या होगा? गतिमान। जब आवेश क्या होगा? गतिमान होगा, तो हम कह सकते हैं वह विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, लेकिन साथ ही साथ वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यानी कह सकते हैं कि चार्ज इज, जो हमारा है चार्ज जो दे रखा है, यदि हम चार्ज जो हम बोल दे कि चार्ज इज रेस्ट, आवेश क्या है? स्थिर है। चार्ज एट रेस्ट इन क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एट मोशन आर क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। हमने वही बोला, चार्ज यदि स्थिर है तो वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चार्ज यदि गतिमान है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जी, अब हमने कह दिया तीसरा पॉइंट। भाई दो पॉइंट तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए, अब तीसरे पॉइंट पे भी देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। भाई आवेश के कितने प्रकार होते हैं? तो आवेश के हम लोगों ने हाई स्कूल की क्लास में हमारा चैप्टर भी था आवेश विद्युत धारा, वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि आवेश के प्रकार वहां भी हमारे थे। हम लोगों ने वहां पढ़ा था सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। यहाँ पे आवेश का प्रकार है, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। पता नहीं आप लोगों ने हाई स्कूल में कैसा पढ़ा कैसा नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से मैं उठाने वाला हूँ। आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है हमारा, एक पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। यानी हमारे ये कितने प्रकार के हो गए? दो। पहला हमारा हो गया धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हमारा कैसा हो गया? ऋणावेश। दूसरा हमारा कैसा हो गया? ऋणावेश। अब पॉजिटिव जो होगा वो पॉजिटिविटी शो करेगा और जो निगेटिव होगा वो निगेटिविटी शो करेगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि चार्ज पॉजिटिव कब होगा और चार्ज निगेटिव कब होगा। यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई ऐसे थोड़े ना कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करेगी, ऐसे कोई ना वस्तु निगेटिव चार्ज को बताएगी। कुछ ना कुछ तो रीजन इसके अंदर होगा, तभी तो हम लोग जानेंगे कि हाँ भाई ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये निगेटिव चार्ज में है और ये ऑब्जेक्ट है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज में है। यानी कि इस अकॉर्डिंग पे हम लोग जान लेंगे कि कब वस्तु धनावेशित होती है और कब वस्तु ऋणावेशित होती है। तो देखते हैं भाई, इरेज करते हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं सिंपल सी सिचुएशन के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ चार्ज। हमने कह दिया धनावेश, अभी पूरी की पूरी हम लोग बात कहां से करने वाले हैं? धनावेश। अब धनावेश हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है क्लास 11th की, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई यदि धातु है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाती है? धन आयन। बिल्कुल सिंपल। हमने कह दिया Na हमारी एक क्या है? सोडियम धातु है, और धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉन का क्या कर देती है? त्याग, और अपने ऊपर क्या बनाती है? धनायन। और जैसे अन्य कोई अधातु है, अधातु में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋणायन। तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे धनावेश, और अधातु से हम लोग रिपीट करके क्या पढ़ेंगे? ऋणावेश। यहां पे हमने कह दिया ये है सोडियम। सोडियम की यदि एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा क्या है? एटम है, और जिसके न्यूक्लियस पे,
यानी नाभिक में हम कहे तो प्रोटॉन भी कितने उपस्थित होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 11। अब हमने कह दिया यहां पे हमारा पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन इसके क्या करता है चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में क्या करता है चक्कर लगाता है। अब यहां पे यदि चक्कर लगाता है तो ठीक है भाई, पहले में हो गए 2, फिर हो गए 8, और 1 हमारा बाहर निकला है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हमारे हो गए। लेकिन यहां पे हमने कह दिया भाई ये हमारा है Na का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग, मतलब इसने क्या किया भाई साहब, ये वाले इलेक्ट्रॉन का इन्होंने क्या कर दिया त्याग, इनको अपने कक्षा से क्या कर दिया, जाओ भाई जी लो अपनी जिंदगी, बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही बाहर निकाला तो ये बाहर निकालने पर अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 और प्रोटॉन कितने हो गए 11। अभी तक दोनों की संख्या कैसी थी बराबर थी। अब बराबर थी तो वहां पे भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तो वहां पर उसका नेट आवेश क्या होता है शून्य होता है। लेकिन यदि कहा जाए कि परमाणु का कुल आवेश शून्य है तो सत्य है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि परमाणु में कोई आवेश नहीं है? आवेश है। धनावेश और ऋणावेश जब समान मात्रा में होगा तो एक दूसरे को नगण्य करके उसके नेट आवेश को क्या कर देगा शून्य कर देगा। यहां पे हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रॉन अभी तक कितने थे 11 थे, प्रोटॉन भी कितने थे 11 थे। लेकिन जब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए 10 और प्रोटॉन हो गए 11। अब यहाँ पे 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को तो शून्य करेगा, लेकिन एक आवेश फिर भी बचा रहेगा और एक आवेश जो बचेगा वो कैसा होगा धनावेश। तो ये हमारा कैसा हो जाता है धनावेश। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो, हमने कहा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने 11 इलेक्ट्रॉनों को शो किया। वहां पे हमने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन 11 है तो नाभिक भी जो होंगे, नाभिक में प्रोटॉन भी कितना होगा 11 होगा। यदि सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जी हाँ बिल्कुल भाई, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो क्या नाभिक से प्रोटॉनों का त्याग किया? क्या नाभिक से तो किया नहीं। नाभिक से नहीं किया तो प्रोटॉन तो अभी भी हमारे 11 है और पहले भी हमारे 11 थे। इलेक्ट्रॉन 11 से कितना हो गया 10। तो यदि नेट आवेश इसका देखा जाए तो प्लस का 1 बचेगा या नहीं बचेगा? भाई यहाँ पे माइनस का 10 था, यहाँ प्लस का 11 है। आप इसे नेट आवेश में जोड़ोगे बीजगणितीय योग में तो हमारा प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 1 ही शो करेगा। ये क्या है धनावेश। ये प्लस का 1 ही क्या शो करेगा धनावेश। यानी यहाँ पे इतनी चीज तो हमने समझ ली कि जब इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाए त्याग तो कौन सा आवेश आएगा धनावेश। जब इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाए त्याग तो यहां पर आवेश कैसा आएगा धनावेश। बिल्कुल सिंपल। अब हमने कह दिया ऋणावेश की बात कर लेते हैं, तो ऋणावेश पे देखते हैं भाई। ऋणावेश पे हम लोग बात करेंगे हैलोजन से जुड़े हुए तत्वों की, क्योंकि हैलोजन जो होता है वो ऋण विद्युतीय तत्व होता है और वहां से हम लोग देखेंगे तो हमारे आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो उनमें से कोई भी हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं, फ्लोरीन ही ले लेते हैं भाई, शुरुआत ही हमारी उससे हुई है। तो हमने कह दिया कि ऋणावेश क्या है, अधातु की तरीके वर्क करता है। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, भाई हमारा जैसे हमने कह दिया फ्लोरीन हमारा F है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण करेगा और ग्रहण करके F माइनस को शो करेगा। ये हमारा क्या करेगा F माइनस को शो करेगा। अब यदि माइनस को शो करेगा तो भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो सिंपल है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं, कोई अलग नहीं पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने कह दिया अभी फ्लोरीन का हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, तो एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का कितना होता है भाई आप लोग कमेंट बॉक्स पे पिन करिए। आप लोगों को एटॉमिक नंबर भी नहीं याद होंगे उम्मीद है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था Na का हमारा कितना होता है 11, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन सारे के सारे इसी से जुड़े हुए। तो इनकी ट्रिक भी हमारे पास है कि हम लोग एटॉमिक नंबर भी इनके निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने कह दिया फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कहा कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो सेम ऐसा ही बनने वाला है भाई, 2 होंगे और इसके बाद क्या हो जाएंगे, 7 होंगे, क्योंकि 9 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया कि जब यहाँ पे हम देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। जैसे हमने कह दिया अभी इसके पास कितने थे, 9 इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 9 और प्रोटॉन भी कितने थे, 9। इलेक्ट्रॉन भी कितना था, 9 और प्रोटॉन भी कितना था, 9 था। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 और अभी भी प्रोटॉन कितना है, 9। अब यदि इनका बीजगणितीय योग करोगे तो कौन सा आएगा भाई, माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 10 है, यहाँ प्लस का 9 है, दोनों को ऐड करोगे क्या बचेगा, माइनस का 1। और माइनस का 1 यानी कि माइनस चिन्ह क्या बताएगा, ऋणावेश। हम कह सकते हैं कि यदि आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, तो ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा, ऋणावेश। यानी हम लोगों ने आवेश के प्रकार को एकदम इजी तरीके से यहाँ पे क्या किया, समझा। ये हो गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से जुड़े हुए आवेश की बात। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, हम नेक्स्ट में जाएंगे अब। तो यहाँ पे अब हमने बात कर ली कि भाई आवेश में हमने इतना तो पढ़ लिया कि धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, इससे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें हम लोगों ने क्लियर की। लेकिन अभी भी एक चीज बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वो मेन पार्ट है इस चैप्टर का, कहा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे सजातीय आवेश और पढ़ेंगे विजातीय आवेश। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या है, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है कि सजातीय आवेश क्या है और विजातीय आवेश क्या है। इसी से ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं। यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कब अट्रैक्शन होगा और कब हमारा प्रतिकर्षण यानी कि रिफ्लेक्शन हो। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, सजातीय, सा का मतलब हो गया समान और जाति का मतलब हो गया कास्ट, यानी समान कास्ट वाले जब आ जाए। भाई आवेश अभी हमने पढ़ा 2 प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। यदि समान जाति वाला बोला गया तो प्लस आ जाए और प्लस आ जाए, माइनस आ जाए या माइनस आ जाए। अब यदि प्लस और प्लस आपस में आता है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं, पॉइंट यहां पे बन जाएगा कि सजातीय आवेश पर कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण। कैसा काम करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। और विजाति, वी का मतलब होता है भिन्न और जाति का मतलब हो गया जाति। अब भिन्न भिन्न जाति वाले ले लेना है, तो यहां हमने कह दिया माइनस ले लिया, यहां हमने कह दिया प्लस ले लिया। अब तुम प्लस ले लो माइनस ले लो, कोई भी हमें दिक्कत नहीं। भाई दोनों की कास्ट क्या है, अलग अलग। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, आकर्षण बल। यहाँ पे हमारा क्या लगने वाला है, आकर्षण बल। तो यहाँ पे हम लोगों ने सजातीय आवेश क्या है, विजातीय आवेश क्या है, इन्हें भी समझ लिया। सजातीय आवेश क्या है, जब समान जाति वाले आवेश आपस में रखे गए हो तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल द्वारा क्या करेंगे, दूर करेंगे। और विजातीय आवेश यदि हमारे हैं, अर्थात विपरीत जाति वाले यदि आवेश हैं, तो वह एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये बात हो गई। अब हमने कह दिया कि जो आवेश हमने पढ़ा है अभी, ये आवेश प्लस और माइनस पढ़ा, वो किसके आधार पर पढ़ा है, यानी हम लोगों ने जो आवेश पढ़ा वो हमने किसके आधार पर पढ़ा है, तो आवेश हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के आधार पर। क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को यदि ग्रहण करेगा तो क्या आएगा, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन को वो त्यागेगा तो क्या आएगा, धनावेश। तो याद रखना, ये आप लोग कॉपी पेन निकालिए और लिखिए कि जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, अन्य किसी के आधार पर नहीं की जाएगी। वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाएगी। इसमें हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि क्या आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन से
की जा सकती है। मैंने क्वेश्चन ही बना दिया इसका, क्या आवेश की संकल्पना प्रोटॉन से की जा सकती है। आगे मैं क्या लिख दूं, तब हमारा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो भाई, सिंपल सी बात हो गई, हमारा काम ही है आप लोगों को एक एक पॉइंट के बारे में नॉलेज देना। हमने कह दिया क्या आवेश की संकल्पना को प्रोटॉन के आधार पर दिया जा सकता है। दिया जा सकता है तो क्यों, और नहीं दिया जा सकता तो भी क्यों, दोनों आप लोग बताइए। तो यहाँ पे हम लोग ने कह दिया कि भाई जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से काफी लगभग बहुत बड़ा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो लगभग में हम लोग कह सकते हैं 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अप्रोक्सेबल 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अलग किसी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे हमने कह दिया एक रीजन तो आ गया क्योंकि वो क्या है, बहुत उसका जो भार है वो बहुत ही ज्यादा है, तो वह उसके आधार पर भाई, क्योंकि यदि भार है तो वो चीज तो ना तो अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन में हमें बहुत सारी ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो उतनी ऊर्जा हम इलेक्ट्रॉन में दे रहे हैं, तो सोचो यदि उसका भार प्रोटॉन का ज्यादा है तो उसमें कितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरा हमने इसमें कह दिया कि दूसरा भाई हमारा यहाँ पे क्या बनता है, तो ध्यान देना जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, नाभिक में। प्रोटॉन कहाँ पर उपस्थित होता है, नाभिक पर। और नाभिक पर कौन सा बल लगता है, नाभिकीय बल। नाभिक पर कौन सा बल लगता है, नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल से वो बंधे होने के कारण वह इधर उधर घूम नहीं सकता। ये चीज केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी होगी। यानी हम लोगों ने सिंपल सी सिचुएशन आज आवेश को ही टारगेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि आवेश की संकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन में ही केवल की जा सकती है, प्रोटॉन में नहीं की जा सकती। यदि प्रोटॉन में नहीं की जा सकती तो क्यों, उसका रीजन भी है क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। और प्रोटॉन जो है वो नाभिक में उपस्थित होता है, और नाभिक में उपस्थित होने के कारण उस पर नाभिकीय बल लगता है, जिसके कारण हम प्रोटॉन को ना तो खींचकर बाहर ले जा सकते हैं और ना ही किसी दूसरे परमाणु के नाभिक से निकालकर किसी दूसरे परमाणु में डाल सकते हैं। ये था यहाँ तक। अब हम लोगों ने आवेश की बात पढ़ ली, आवेश के प्रकार पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं आवेश का मात्रा, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश के मात्रक। भाई ध्यान से समझते जाइए क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर करके दे रहा हूं। जिन लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, मैं गारंटी ले रहा हूं आप इस चैनल से जुड़िए, मैं आपका एक एक कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। तो जल्दी से आप अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कीजिए। और जो लोग किसी कारणवश कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं चैनल में भाई यूट्यूब में फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। अन्य जो चैनल वाला है वो कुछ ना कुछ फीस से प्रोवाइड कराता है, मैं यहाँ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। हाँ, आज जितना पढ़ाया है इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी हम दे देंगे। यदि आपको चैनल ढूंढना है तो आप सर्च करना है चैनल का नाम फोकस साइंस। जो लोगो यूट्यूब के चैनल पे लगा हुआ है वही लोगो आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा, और वहीं पर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की। तो आप लोग नोट्स यदि बनाना चाहते हैं तो आप वैसे तो लिख के ही बनाएं अपनी राइटिंग से, क्योंकि राइटिंग आप अपनी करेंगे तो वहाँ पे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। आप केवल पीडीएफ लेके पढ़ लेंगे, उसमें आपका नॉलेज इंक्रीज उतना नहीं होगा जितना आप अपने हाथ से नोट बनाएंगे। तो कापी पेन निकाल के बैठा करिए जब भी क्लास आप देखें, और वहाँ से आप लोग नोट्स बनाते हैं। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे आवेश के मात्रक की।
तो आवेश के मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा में हम लोगों ने पढ़ा था आवेश, यानी कि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था I बराबर Q/T। पढ़ा था या नहीं पढ़ा? अब Q बराबर देखा जाए तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा IT। Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा IT। I का मात्रक क्या हो गया एम्पियर। I का मात्रक क्या हो गया एम्पियर और समय का मात्रक क्या हो गया सेकेंड। तो पहला हमारा जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया एम्पियर सेकेंड। पहला जो हमारा मात्रक हो गया वो क्या हो गया एम्पियर सेकेंड। हम कह सकते हैं आवेश का पहला मात्रक या SI मात्रक, दोनों चीजें ध्यान रखना, इसे हम लोग SI यूनिट भी कह सकते हैं। ये हमारी SI यूनिट भी है। SI यूनिट भी क्या है एम्पियर सेकेंड और इस एम्पियर सेकेंड को हम लोग कह देते हैं कूलम। इस एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या कह देते हैं कूलम। यानी हम कह सकते हैं कि आवेश का SI पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड या कूलम। ये तो हो गई किसकी बात SI पद्धति या MKS पद्धति। अब हमने कह दिया भाई SI के बाद हमारी दूसरी पद्धति भी आती है CGS। इस पद्धति में मात्रक क्या होगा? तो यहां यदि कूलम है तो यहां पे हमारा इसका मात्रक होगा स्टेट कूलम। यहां पे हमारा मात्रक क्या होगा स्टेट कूलम। अब स्टेट कूलम है तो यहाँ पे भी भाई कुछ तो होगा ही होगा भाई। हम लोग यूनिट यदि चेंज करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्लास 11th के दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट वाले जो हमारे थे वीमा वाले क्वेश्चन, उसमें हम लोग क्या करते थे भाई यूनिट को तो चेंज करते थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग CGS पद्धति का मात्रक देख लिए, SI पद्धति का मात्रक देख लिए, और भी यदि देखना चाहो तो एक मात्रक होता है EMU। यानी बिल्कुल सिंपल है, इसका फुल फॉर्म आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट, यानी कि विद्युत चुंबकीय मात्रक। इंग्लिश और हिंदी दोनों बता दे रहा हूं। तो हमने कह दिया विद्युत चुंबकीय मात्रक। अब ये EMU में हम लोग इसमें कैसे बनाएंगे? तो याद रखना कि 1 कूलम बराबर 1/10 EMU होता है। 1 कूलम में 1/10 EMU होता है। अभी इतना ही हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में क्या देखा? आवेश की परिभाषा, आवेश का पूरा प्रोसेस, कैसे कैसे आवेश आता है, कैसे धनावेश बना, कैसे उनके प्रकार आए, कैसे ऋणावेश बना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती, सारी की सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों ने देखी। अब यहाँ पे हम लोगों ने आवेश के मात्रक भी देख लिए कि आवेश का SI मात्रक एम्पियर सेकेंड है या फिर इसे हम लोग कूलम कह सकते हैं। CGS पद्धति में मात्रक इसका होता है स्टेट कूलम और 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। हमने अगला देख लिया EMU यानी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक यूनिट, यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक। यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा तो 1 कूलम बराबर होता है 1/10 EMU। तो आज हमारी ये छोटी सी बेसिक सी डेमो क्लास फिजिक्स की आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स पे इसकी राय जरूर दें और हम जैसी आपकी राय होगी उसी के अनुसार क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है आप लोग अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और फ्री में कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।